पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone and welcome back to the next lecture. In today's lecture we are going to focus on Fourier transform. Fourier transform is mentioned in the third unit of your syllabus. नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक एनालिसिस करेंगे. इन द नेक्स्ट सेमेस्टर व्हेन वी विल बी स्टडीइंग सिग्नल्स एंड सिस्टम, तब वी विल बी डिस्कसिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म इन डिटेल. यहां पर हम सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. वैसे मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म व्हिच वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड. So in case of Fourier transform, we'll only be discussing the properties and the Fourier transform of few very basic signals that will set the platform for you when you will be studying signals and systems. Secondly, we'll try to analyze the physical significance of Fourier transform in this particular lecture. देखिए, for communication engineering students, Fourier transform is the most important tool. Reason being, through Fourier transform, we analyze the signal in frequency domain. अब बच्चों, सिग्नल को एनालाइज करने के लिए या फॉर दैट मैटर एनालिसिस के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक टूल है, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म. हम ऑलरेडी लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं. सो द वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट अराइजेस इज, व्हाई डू वी नीड फोरियर ट्रांसफॉर्म व्हेन वी ऑलरेडी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म? तो अब अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म रिवाइज करेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी ऑपरेट इन एस प्लेन which is sigma plus j omega. Sigma helps us to analyze the real part and j omega is the complex या imaginary part. ठीक है ना? j omega helps us to realize the imaginary part. अब बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम मोस्टली सिस्टम्स के एनालिसिस के लिए यूज करते हैं. ध्यान रखेंगे, जब मैं किसी सिस्टम को एनालाइज कर रहा हूं, उसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहा हूं, वो सिस्टम कॉजल है, एंटी कॉजल है, ये चेक कर रहा हूं, तब मैं प्रेफरेबली लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करता हूं. बट जब मैं सिग्नल को एनालाइज कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, जब कभी भी मैं सिग्नल को एनालाइज कर रहा हूं तो आई प्रेफर फोरियर ट्रांसफॉर्म. दैट टू, व्हाई फोरियर ट्रांसफॉर्म? बिकॉज इट एनालाइजेस द सिग्नल इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. अब एक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पूछेगा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एनालाइजिंग अ सिग्नल इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन? देखिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मुझे सिग्नल का स्पेक्ट्रम पता चलता है. स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट द मैनर इन विच द एनर्जी एंड द पावर ऑफ द सिग्नल इज डिस्ट्रीब्यूटेड. भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सिग्नल है जिसका स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा है, तो आप ये स्पेक्ट्रम देख के बता दोगे कि सर इस जगह पर ज्यादा एनर्जी कंसंट्रेटेड है, इस जगह पर कम एनर्जी कंसंट्रेटेड है. आगे के ईयर्स में, आगे के सेमेस्टर्स में आप देखोगे, जब आप फिल्टर एनालाइज करोगे, मान लो आपको इस सिग्नल का इस्तेमाल करना है जहां पर आपको सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो आप ऐसा फिल्टर लगाओगे कि आपको मैक्सिमम ये पार्ट मिल जाए. ठीक है ना? दूसरी चीज, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रैंडम है. ठीक है ना? आगे डिजिटल कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एंड कोडिंग में या सेकेंड ईयर में, अब मैथमेटिक्स में भी रैंडम वेरिएबल्स आ गए हैं. तो रैंडम वेरिएबल्स क्या है? रैंडम वेरिएबल्स वो वैल्यूज हैं जो न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते हैं, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक आउटपुट्स दोनों को, और हमारे रिसीवर पर जो सिग्नल रिसीव हो रहा है उसकी रैंडमनेस को हमें कम करना होता है. भाई, जितना डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होगा उतना ही मेरे लिए उसका एनालिसिस जरूरी होगा. तो सिग्नल का एनर्जी कंटेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एनर्जी या पावर कंटेंट, या जहां पर सिग्नल की वैल्यू कंसंट्रेटेड है. तो ये सब चीजें मैं तभी प्रॉपरली एनालाइज कर पाऊंगा जब मैं सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालाइज करना सीखूं. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बच्चों सिग्नल को एनालाइज करने के लिए हम जो मैथमेटिकल टूल इस्तेमाल करते हैं, दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म. दिस इज द बेसिक यूटिलिटी ऑफ स्टडीइंग फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है ना? हमें एनएएस में बहुत बेसिक पढ़ना है बस. ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे कैसे. देखिए, वैसे तो मैं फोरियर सीरीज से फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकता हूं, आपकी बुक्स में है,
चेक कर लीजिएगा। एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज को के लिमिटिंग केस पे मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकता हूं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो सबसे पहले देखिए, एक फंक्शन है टाइम डोमेन में xt, मैंने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया। देखिए मैंने इनवर्स इसलिए लगाया है क्योंकि जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी होता है। तो मैं इसको तीन तरीके से लिख सकता हूं। पहली चीज तो नॉमेनक्लेचर समझिए, क्योंकि आप लोग अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं और हर बुक में अलग अलग चीज आपको दिखती है। कुछ बुक्स ने इसको एक्स ऑफ ओमेगा लिखा है, बिल्कुल ठीक है। कुछ बुक्स ने इसको एक्स ऑफ जे ओमेगा लिखा है, ये भी ठीक है। और कुछ बुक्स ने इसको एक्स ऑफ एफ लिखा है। तो देखो एक्स ऑफ ओमेगा से एक्स ऑफ एफ हम जा सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ लिख के। अब एक्स ऑफ जे ओमेगा लिखना भी गलत नहीं है, बट बेसिकली क्या है, एक्स फंक्शन तो ओमेगा का ही है ना, जे तो एक जे ऑपरेटर है, फंक्शन तो ओमेगा का ही है। तो सबसे एप्रोप्रिएट तरीका यही है, बट इन तीनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो आप लोग जब अलग अलग बुक्स रेफर करते हैं तो पहले तो बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्स ऑफ ओमेगा लिखें कि एक्स ऑफ जे ओमेगा लिखें कि एक्स ऑफ एफ लिखें। तो तीनों ही चीजें मेरी नॉमेनक्लेचर में आती हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के, ठीक है ना। तो अब xt फंक्शन है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ ओमेगा। तो जरा एक्स ऑफ ओमेगा देखते हैं क्या है। एक्स ऑफ ओमेगा इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। देखिए बिल्कुल मिलता जुलता फॉर्मूला है किससे, फोरियर ट्रांसफॉर्म से। ये फॉर्मूला है जिसकी मदद से मैं किसी भी फंक्शन का, किसी भी सिग्नल का बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकता हूं। तो अगेन मैं वही चीज बोलूंगा, अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी प्रॉब्लम होगी, जैसे लाप्लास में हुई थी। क्लियर है। अच्छा, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म IFT, xt मुझे मिलना है कहां से, एक्स ऑफ ओमेगा से। तो उसका भी फॉर्मूला देख लीजिए, दिस इज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा e टू द पावर जे ओमेगा टी डी टी। क्लियर, फाइन। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म मेरा तभी एग्जिस्ट करेगा, डिरिचलेट कंडीशंस। अगर मैं एग्जिस्टेंस की बात करूं तो वैसे ही मुझे पढ़ना है जैसे मैंने पहले सीरीज में पढ़ा था। एग्जिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो एग्जिस्टेंस के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। पहली चीज तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। xt मेरा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, xt शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, दैट इज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मॉड ऑफ xt dt शुड बी लेस देन इंफिनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। दूसरी चीज बच्चों, इट शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ maxima and minima. The function should have finite number of maxima and minima. Third thing, the function should have finite number of discontinuity. This is again a very important constraint. ठीक है ना। अब मैं आपको समरी बता देता हूं। देखिए जितने भी, अब ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी उन्हें एनर्जी और पावर सिग्नल्स नहीं पता है। जितने भी एनर्जी सिग्नल्स होंगे, जितने भी पावर सिग्नल्स होंगे, या जितने भी इंपल्स रिलेटेड सिग्नल्स होंगे, ध्यान से समझेंगे, जितने भी इंपल्स रिलेटेड सिग्नल्स होंगे सभी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पर इंपल्स रिलेटेड सिग्नल आपके लिए एक्सेप्शन है, तो वो अभी धीरे धीरे आप समझोगे, कुछ चीजें अभी समझ जाओगे, कुछ चीजें सिग्नल एंड सिस्टम में भी। ठीक, अब दूसरी चीज देखिए, अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो मैंने आपको बोला एक्स ऑफ ओमेगा, तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका फेज भी होगा। तो वैसे तो जब आपसे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए कहा जाता है तो एक्स ऑफ ओमेगा का मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है, ठीक है ना। एक्स ऑफ ओमेगा का मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है, फेज की बात नहीं कर रहा है। बट अगर फेज मेंशन्ड है तो आपको फेज भी लिखना पड़ेगा, मॉड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा एंड एंगल एक्स ऑफ ओमेगा। अच्छा, है बहुत सिंपल, आपका एक्स ऑफ ओमेगा का जो भी वैल्यू आया है उसका मॉड निकाल लोगे, और फेस कैसे निकालोगे, tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स। फेस का वही फॉर्मूला है जो हमने जे ऑपरेटर में भी डिस्कस किया था। अब यहां पर क्या करते हैं, अलग अलग वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं और लाइकवाइज फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म मैग्नीट्यूड और फेज वाइज निकाल लेते हैं।
अब यहां पर बच्चों एक और चीज आई वुड लाइक टू मेंशन दैट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस एज फार एज द एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इज कंसर्न। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है f ऑफ t इज इक्वल टू a, मान लीजिए ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो एनर्जी सिग्नल की डेफिनेशन होती है इट शुड हैव फाइनाइट एनर्जी। तो बट ये फंक्शन तो इंफिनिटी तक जा रहा है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल भी नहीं है क्योंकि एनर्जी इसकी फाइनाइट नहीं है, बट फिर भी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल सकता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो एक्सेप्शनल कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं साइन टी, कॉस टी, ठीक है ना, सिग्नम टी, यूटी, तो ये सभी फंक्शंस हैं जिनके फोरियर ट्रांसफॉर्म्स पॉसिबल हैं। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, इन सभी के फोरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल हैं। इनफैक्ट हम इसी लेक्चर में कुछ बेसिक सिग्नल्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको करके बताएंगे। आपको बहुत डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है एनएएस में, सिग्नल्स में पूरी यूनिट है फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वहां पर वी लुक इनटू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। यहां पर हम केवल एक ओवरव्यू लेंगे सिंस आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, द लेक्चर इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन योर सिलेबस, ठीक है ना। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, प्रूफ हम ऑलरेडी जानते हैं, जहां रिक्वायर्ड है वहां मैं ब्रीफ में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, दीज आर फ्यू वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट वन इज लीनियरिटी, ऑलरेडी हम लाप्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दो सिग्नल्स हैं, मैं उन्हें ऐड कर रहा हूं तो इंडिविजुअल सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐड होके आ जाएगा। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट इन टाइम डोमेन एंड देन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो टाइम डोमेन में जब मैं शिफ्ट कर रहा हूं बाई के पैरामीटर तो e टू द पावर j ओमेगा के आ रहा है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो e टू द पावर माइनस j k t आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट करने का मतलब मैं ऑपरेटर पे वर्क कर रहा हूं, ऑपरेटर मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म होने के बाद मुझे फंक्शन मिला x ऑफ ओमेगा और मैं x ऑफ ओमेगा को शिफ्ट कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। दिस इज स्केलिंग, यहां पर ऐसा भी हो सकता है x t अपॉन b, तो ऑब्वियसली जहां पर a है वहां पे 1 अपॉन b रख देंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हम नेक्स्ट ईयर सिग्नल एंड सिस्टम में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, दैट इज द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। इसका सिग्निफिकेंस ये है बच्चों कि अभी जब हम रेक्टेंगुलर पल्स या ट्रायंगुलर पल्स का आगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में निकालेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वहां पर हम इस डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी की हेल्प से करेंगे, ठीक है ना। अभी वैसे मैं आपको रेक्टेंगुलर पल्स का इस लेक्चर में भी बताऊंगा। तो दिस डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी सेज अगर xt का लाप्लास x ऑफ ओमेगा है तो d dt ऑफ xt का लाप्लास विल बी j ओमेगा x ऑफ ओमेगा। दिस इज द लाप्लास इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। कन्वोल्यूशन थ्योरम इज एग्जैक्टली द सेम एज वी हैव स्टडीड इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक नया कंस्ट्रेंट आ गया, ये हमने लाप्लास में नहीं पढ़ा था, x1 ओमेगा इंटू x2 ओमेगा। दिस इज द साइन फॉर कन्वोल्यूशन। तो फॉर द वंस हु हैव joined late and haven't referred the LT lectures, this sign is for convolution, ठीक है ना। अब आती है ड्यूअलिटी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। हम डेल्टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म इसी प्रॉपर्टी से लगाते हैं और भी बहुत सारे बेसिक फंक्शंस में हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसको बहुत ध्यान से डिकोड करने की कोशिश करिएगा। देखिए xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म है x ऑफ ओमेगा। अब कैपिटल X ओमेगा ये मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म है, मतलब मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल चुका है। वहां पर मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूं, मतलब इस ओमेगा की जगह अगर मैं t ले आऊं तो टाइम डोमेन में t की जगह माइनस ओमेगा हो जाएगा। देखिए ड्युअलिटी का मतलब ही यही हुआ, ड्युअलिटी का मतलब हुआ मैं टाइम, मेरा ट्रांसफॉर्म मुझे टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जा रहा है, मतलब मेरे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जो टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन को रिलेट कर पाए। तो ड्युअलिटी ही वो प्रॉपर्टी है जो टाइम डोमेन में सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन से रिलेट करके देती है बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। चलिए ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको एनएएस में मे बी यू माइट गेट अ क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं डिफरेंस में कि आखिर फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज में डिफरेंस क्या है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चीज है। जब मैं फोरियर सीरीज की बात करता हूं तो मैं स्ट्रिक्टली पीरियोडिक फंक्शंस की बात करता हूं। अगर पीरियोडिक सिग्नल्स या पीरियोडिक
फंक्शंस में जिनका फंडामेंटल पीरियड है मान लिया t, एक मेरे पास पीरियोडिक फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड है t, ठीक। इसकी मैं फुरियर सीरीज निकालता हूं। इसी फुरियर सीरीज में अगर मैं t का लिमिटिंग केस ले लूं, t को इंफिनिटी पे टेंड कर दूं, तो मुझे फुरियर ट्रांसफॉर्म मिलता है, ठीक है ना। उस केस में मुझे फुरियर ट्रांसफॉर्म मिलता है, और फुरियर ट्रांसफॉर्म मेरा ए पीरियोडिक सिग्नल का भी मुझे ट्रांसफॉर्म करके देता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन Fourier series and Fourier transform. Fourier series is applicable only for periodic functions. In case of Fourier transform, we can analyze aperiodic signals as well. अब frequency domain में होता क्या है, technicalities क्या है, वो हम signals and systems में पढ़ेंगे। अभी हम उतनी deep में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक यूनिट का सिर्फ एक हेडिंग है Fourier transform, और आगे ये एक यूनिट है, तो मतलब we have to maintain that difference, ठीक है ना। चलिए अब जरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फुरियर ट्रांसफॉर्म के बीच का बेसिक डिफरेंस देखते हैं। तो एक चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूरे एस प्लेन पे है और फुरियर ट्रांसफॉर्म केवल जे ओमेगा पे। मतलब अगर मैं एस को जे ओमेगा पुट कर दूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म से फुरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं अपनी वैल्यूज को, ठीक है ना। फुरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म से फुरियर ट्रांसफॉर्म में आने के लिए मैं एस इज इक्वल टू जे ओमेगा सब्सटीट्यूट करता हूं, ध्यान रखिएगा। बाकी अभी मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे आगे के सेमेस्टर्स में। चलिए दूसरी चीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम इनिशियल कंडीशंस इंक्लूड करते हैं, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनिशियल कंडीशंस आर इंक्लूडेड इन केस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, द इनिशियल कंडीशंस आर इंक्लूडेड एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस हम कर सकते हैं बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ट्रांजिएंट एनालिसिस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनिशियल कंडीशंस इंक्लूड कर रखी है। ऑन द कॉन्ट्ररी फुरियर ट्रांसफॉर्म में हम स्टेडी स्टेट एनालाइज करते हैं। स्टेडी स्टेट एनालिसिस के लिए हम फुरियर ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंस याद रखिएगा, इस बार सेमेस्टर में पेपर का पैटर्न भी चेंज हो सकता है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स दे कैन हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है ना। ऑब्वियसली लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाइडर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी फुरियर ट्रांसफॉर्म कंसंट्रेटेड है केवल फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये जो भी बातें हम कर रहे हैं, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में यू हैव द लिंक फॉर द नोट्स, तो यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड द नोट्स। नोट्स में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव भी किया हुआ है। नोट्स आर इलेबोरेटेड, बट आपको उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है, आपको उतना पढ़ना नहीं है। चलिए अब कुछ बहुत ही बेसिक फंक्शंस का फोरियर ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं एंड उसके बाद वील एंड दिस लेक्चर। चलिए लेट्स चेक दी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसिक सिग्नल्स। यहां पर हम कुछ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे, तो मेक श्योर आप एक बार प्रॉपर्टीज याद जरूर कर लेंगे। चलिए बच्चों, द फर्स्ट फंक्शन दैट विल बी एनालाइजिंग इज डेल टी, यूनिट इंपल्स फंक्शन, डेल टी। अच्छा एक चीज और, इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार बेसिक सिग्नल्स वाला लेक्चर रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सा सिग्नल कौन सा फंक्शन कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आई एम सॉरी, आपको ट्रांसफॉर्म या लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए मेरा xt का वैल्यू है डेल टी। डेल टी के बारे में हम जानते हैं, डेल टी इज एन इंपल्स जिसका वेट ओरिजिन पर एरिया इंफिनिटी होता है, वेट 1 होता है। चलो एक्स ऑफ ओमेगा कितना होगा इस फंक्शन का, अगर मैं बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं तो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल टी इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी टी। बेसिक अगर इस्तेमाल करूं तो यही आना चाहिए। अब यहां पर देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल टी ई टू द पावर जे ओमेगा टी। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं डेल टी की प्रॉपर्टी, तो डेल टी की प्रॉपर्टी कहती है कि फंक्शन की वैल्यू केवल 0 पे एग्जिस्ट करती है, तो ये ई टू द पावर जे ओमेगा 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। दैट मीन्स मेरा फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी इज 1, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, डेल टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बहुत ध्यान से देखेंगे कि इसको कर कैसे रहे। देखिए अगर मैं 1 का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूं तो टेक्निकली डेल टी आना चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है। अब देखिए इसको समझने के लिए मैं ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखेंगे। यहां पर मैं ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं।
ड्युअलिटी प्रॉपर्टी मुझसे क्या कहती है, एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा 2 पाई एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, ठीक है ना। तो अगर मेरा एक्स टी है डेल टी, तो इस केस में मेरा एक्स ऑफ ओमेगा क्या है बच्चों, 1 है, क्योंकि एक्स ऑफ ओमेगा तो डेल टी का ही फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, तो एक्स ऑफ ओमेगा 1 है। अगर एक्स ऑफ ओमेगा 1 है तो एक्स ऑफ टी क्या है, वो भी 1 है, क्योंकि 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो यहां पे आ गया 1, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 2 पाई को मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, ठीक। अच्छा, अगर मेरा एक्स टी डेल टी है तो एक्स ऑफ ओमेगा क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा डेल ऑफ ओमेगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई डाउट किसी को, एक्स ऑफ ओमेगा डेल ऑफ ओमेगा है। तो एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, यहां पे एक्स ऑफ ओमेगा, सॉरी इसको एक्स ऑफ ओमेगा कर लीजिए, एक्स ऑफ ओमेगा कर लीजिए इसको, एक्स ऑफ ओमेगा। तो एक्स ऑफ माइनस ओमेगा क्या है, डेल ऑफ माइनस ओमेगा। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी पे रखूं तो ये आ गया डेल ऑफ माइनस ओमेगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल ऑफ माइनस ओमेगा इज इक्वल टू डेल ऑफ ओमेगा, मतलब डेल ऑफ ओमेगा इज एन इवन फंक्शन, तो मैं क्या कह सकता हूं, 1 इनवर्स 2 पाई डेल ओमेगा। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए ये होता है इवन फंक्शन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इवन ऑड का बेसिक। डेल ऑफ ओमेगा इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि डेल ऑफ माइनस ओमेगा भी मेरे को 1 ही लाके देगा, उस पूरे स्ट्रिप की यूनिटी एरिया है, ठीक है ना। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म तो 1 है, लेकिन 1 का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल टी नहीं है, 1 का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ और है। अब देखो ओमेगा को मैं, ओमेगा को भाई यहां पे आर्ग्यूमेंट को मैं जैसे चाहूं वैसे रिप्लेस कर सकता हूं, ये बेसिक प्रॉपर्टी है फंक्शंस की, या एक डेल ऑफ वाई लिख दूं, डेल ऑफ टी लिख दूं, डेल ऑफ एक्स लिख दूं, कुछ भी लिखूं, दैट हार्डली मैटर्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है फॉर डेल ऑपरेटर, ठीक है ना, ये ध्यान से सब लोग देखेंगे। चलो बेसिक, अब अगर मैं केवल फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो आपको पहला बेसिक फंक्शन है डेल टी, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पता चल चुका है, दैट इज 1। चलिए एक और बेसिक फंक्शन देखते हैं, सिग्नम टी। सिग्नम टी के बारे में हम जानते हैं, सिग्नम टी का ग्राफ होता है बच्चों ऐसा, हम ऑलरेडी ग्राफ्स डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम टी, -1, दिस इज टी, दिस इज सिग्नम टी। अब बच्चों मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो पहली चीज तो देखिए, अगर मैं मॉड सिग्नम टी, भाई देखिए किसी भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का बेसिक रूल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स टी, दिस शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। अगर ये इंटीग्रेबल नहीं है तो मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात ही नहीं कर सकता। तो अगर सिग्नम टी का ग्राफ ये है तो मॉड सिग्नम टी का ग्राफ क्या होगा। अब आप सभी लोग 12th पास करके आए हैं, आप सभी को इतना बेसिक पता होगा, नहीं पता है तो एक प्लेलिस्ट है ग्राफ्स एंड इनइक्वालिटीज, वैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं आप लोगों को कि सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को वो प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, उसमें मैंने सभी बेसिक फंक्शंस के ग्राफ बनाए हुए हैं। पूरे बीटेक के 4 साल में आपको जो भी इस्तेमाल होना है वो सब ग्राफ उसमें है। 30-40 मिनट का एक लेक्चर है और मेरे ख्याल से 7 या 8 लेक्चर्स हैं, अगर वो आप पढ़ लेते हो तो मतलब नेटवर्क, सिग्नल, कंट्रोल, ये सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मॉड ऑफ सिग्नम टी का ग्राफ ये है। अब मेरे को ये बताओ क्या ये इंटीग्रेबल है, ये तो मुझे ग्राफ से ही दिख रहा है कि इंफिनिटी है, दिस इज +1, ऐसा ही होगा ना ग्राफ, नीचे वाली चीज का इमेज ऊपर आ जाएगा मॉड के साथ, तो ये तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं बेसिक फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकता। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको आप इसका लाप्लास, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो बाय यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो नहीं निकल सकता। मतलब मुझे इसमें कुछ 3-5 करना पड़ेगा अगर मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए। चलो पहले जरा एक्सटी को डिफाइन करते हैं, यही मेरा एक्सटी था। एक्सटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो मेरा डेफिनेशन कह रहा है एक्सटी इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी टी इज ग्रेटर देन 0, एक्सटी इज इक्वल टू -1 फॉर एवरी टी इज लेस देन 0। और टी पर यहां पर डेफिनेशन नहीं है, एक जंप है, टी पर एक जंप है -1 से 1 तक, डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन टी पर, सिग्नम टी, ठीक है ना। लिख देते हैं टी इज इक्वल टू 0 पे 0, बट टी इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूटी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फिर से समझेंगे, अगर मुझे फंक्शन एक्स टी का ग्राफ पता हो तो क्या मैं एक्स डैश टी का ग्राफ निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं।
और वही मैं आपको यहां पर निकाल के दिखा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहीं पर ये सब चीजें समझ लीजिए, आगे गेट में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। यही सब कॉन्सेप्ट्स गेट में यूज होते हैं। आप हजारों रुपए खर्च करके जब ज्वाइन करते हो कोचिंग, तो यही सब पढ़ते हो। चलो अब मैं एक्स डैश टी बनाने की कोशिश करता हूं। पहले तो 1 से ऊपर चला जाऊं, 1 से ऊपर जा रहा हूं यहां पे, तो मुझे दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड 1 है। 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो t इज ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करना। t इज लेस देन 0 पे आ जाऊं भाई, t इज लेस देन 0 पे आ रहा हूं, तो मुझे एम्पलीट्यूड दिख रहा है -1। कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, तो यहां पर भी फंक्शन भाई एग्जिस्ट नहीं करना। फंक्शन एग्जिस्ट कहां करना है? एक्स डैश टी का, एक्स डैश टी का फंक्शन एग्जिस्ट करना है केवल 0 पे। अब देखो यहीं पर डेफिनेशन आ जाती है। इफ यू वांट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब यहां पर जंप है, यहां पर एक जंप है, ये है मेरा जंप, ये है मेरा जंप, ये। अच्छा, जंप है इसका मतलब क्या होना चाहिए? ऑलरेडी हम बेसिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। जंप का मतलब यहां इंपल्स होना चाहिए। जब हमने वेवफॉर्म सिंथेसिस पढ़ी थी, ग्राफ बनाना सीखा था, तो मैंने आपको बताया था कहां पर स्लोप चेंज होती है, कहां पर आरटी आता है, कहां यूटी आता है, कहां डेल्टी आता है। जहां कहीं भी आपको जंप दिख रहा है वहां इंपल्स हो सकती है। ऑब्वियसली यहां पर इंपल्स है, लेकिन इंपल्स का वेट कितना है? अच्छा, इंपल्स का वेट होता है, इंपल्स का वेट कितना है भाई? -1 से 1 पे जंप कर रहे हैं, तो फाइनल वैल्यू है 1 माइनस इनिशियल वैल्यू है -1, तो जंप कितना है? 2 का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक इंपल्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक इंपल्स एग्जिस्ट कर रहा है, कितने वेट का? 2 वेट का। तो क्या मैं इसको 2 डेल्टा टी नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो सिग्नम का डेरिवेटिव क्या आया? सिग्नम का डेरिवेटिव आया बच्चों 2 डेल टी। अब देखो मैं यहां पे कर क्या रहा हूं, मैं सिग्नम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहीं पे समझ लीजिए। एक्स डैश टी, इफ एक्स टी इज इक्वल टू सिग्नम टी, तो एक्स डैश टी इज 2 डेल्टा टी। लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए मैं दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहा हूं। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डैश टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी। ओके, अब व्हाट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डैश टी? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डैश टी इज जे ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। अभी बताया आपको प्रॉपर्टी। व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी इज 1, अभी ऊपर यूज करके आए। तो व्हाट इज एक्स ऑफ ओमेगा? तो एक्स ऑफ ओमेगा इज 2 अपॉन जे ओमेगा। तो भैया एक्स ऑफ ओमेगा है क्या? एक्स टी अगर ये है तो एक्स ऑफ ओमेगा क्या है? एक्स ऑफ ओमेगा इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी, और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम टी। तो व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम टी? द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम टी इज 2 अपॉन जे ओमेगा। क्लियर है? देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है। इसको एक नोट करते चलिए, एक पेपर पे फंक्शंस लिखिए और उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म्स नोट करते चलिए, ये सब आपको पता होने चाहिए। चलिए एक और मजेदार फंक्शन देखते हैं, यूटी। अब यूटी के बारे में भी हम जानते हैं भाई, ये है मेरा यूटी, ऐसा +1, इनफाइनाइट एनर्जी है, तो नॉर्मल फॉर्मूले से तो मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकता। मैं आपको केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एक्सेप्शनल्स हैं, बाकी फॉर्मूले लगा के तो आप इंटीग्रेट कर ही लोगे, आपने लाप्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए। अब यहां पे आप देखो कि इनफाइनाइट है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब फंक्शन की एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं आ रहा है इन शॉर्ट। तो यहां पर भी मैं सीधे तरीके से तो भाई नहीं कर सकता, तो मुझे फिर से कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। चलो अब यहां पर देखो, वैसे तो अगर मैं ये लिख दूं कि ut इज 1/2 प्लस 1/2 सिग्नम टी, तो जो अच्छे बच्चे हैं वो तुरंत समझ जाएंगे कि सर ने बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। बट जिनको अभी नहीं समझ में आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आप ये बताओ कि सिग्नम टी का ग्राफ आप जानते हो, ठीक है ना? सिग्नम टी का ग्राफ आप जानते हो, तो 1 प्लस सिग्नम टी का ग्राफ आप बना सकते हो। 1 प्लस सिग्नम टी का ग्राफ बना सकते हैं भाई। 1 प्लस सिग्नम टी का ग्राफ जब बनाएंगे तो -1 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये तो बेकार हो गया, ये तो हो गया 0, और 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो बच्चों ये हो गया 2 पे आ जाएगा, ठीक है ना? में कोई डाउट नहीं। अब इस पूरे ग्राफ को मैं आधा कर दूं, जब मैं इस पूरे ग्राफ को आधा कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 का आधा 1, यही चीज मिल जाएगी।
तो क्या मैं यूटी को 1/2 प्लस 1/2 सिग्नम टी नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी कितना हुआ? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी हुआ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 प्लस 1/2 फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम टी। अब सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म तो भाई मैं अभी निकाल के आया हूं, फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नम टी का मैं अभी निकाल के आया हूं। अब यहां पर प्रॉब्लम है 1/2। अब 1/2 का जब मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म 1/2 बाहर कर लो, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस 1/2 फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम टी। अब वापस ले जाते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो हम अभी डिस्कस करके आए थे। ये व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 2 पाई इंटू डेल ऑफ ओमेगा। ठीक है ना? तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 2 पाई इंटू डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1/2 फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम टी इज, व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम टी? अभी हमने पढ़ा है 2/j ओमेगा। तो ये कितना आ गया बच्चों? दिस विल बी पाई डेल ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी। तो देखिए मैंने डेल टी का निकाल दिया, सिग्नम टी का निकाल दिया, यूटी का निकाल दिया। अब 2-4 फोरियर ट्रांसफॉर्म और देखते हैं। कुछ बेसिक फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at, या फॉर दैट मैटर मैं एक फंक्शन लेता हूं, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, दिस इज द बेसिक फंक्शन। अब e टू द पावर माइनस a mod t का ग्राफ आप मालूम है कन्वर्जिंग आता है, मतलब इंटीग्रेबल है। ठीक है? तो मतलब इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो अगर मुझे x ऑफ ओमेगा निकालना है तो x ऑफ ओमेगा विल बी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस a mod t e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt। अब सिंस e टू द पावर माइनस a mod t है तो मेरा इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में मेरा फंक्शन मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। अगेन वही प्रॉब्लम है, अगर आपको बेसिक फंक्शंस का एनालिसिस नहीं मालूम तो आप इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम करोगे। 0 से इंफिनिटी, अब की बार मॉड मेरा पॉजिटिव से खुलेगा, माइनस a इंटू टी ई टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt। है सभी कुछ बेसिक इंटीग्रेशन, बट प्रॉपर्टीज आपको बेसिक फंक्शंस की मालूम होनी चाहिए। तो दिस विल बी माइनस इंफिनिटी से 0। इसको मैं लिख सकता हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे आई होप। e टू द पावर at है और यहां पे मैं 80, तो इसको मैं लिख दूं a माइनस j ओमेगा t dt और 0 से इंफिनिटी e टू द पावर a प्लस j ओमेगा t dt। ठीक है ना? अब इंटीग्रेट करता हूं तो यहां पे आई गेट 1/a माइनस j ओमेगा प्लस यहां पे आई गेट 1/a प्लस j ओमेगा। ठीक है ना? इंटीग्रेट कर लीजिएगा। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हम 1000 बार कर चुके हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, और मैंने आपको लॉजिक भी बताया था। ठीक है? और ऑब्वियसली आप लाप्लास का टेस्ट अभी दे के आए हो तो आपको मालूम है कि यहां पर क्या होना चाहिए। j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी 2a/a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया था ताकि यू गेट टू अंडरस्टैंड कि देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए जो आपको सबसे पहली चीज ध्यान देनी है वो यही है कि क्या फंक्शन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। अगर इंटीग्रेबल है तो कुछ नहीं करना भाई, केवल इंटीग्रेट कर देना है और इंटीग्रेशन आपको आता है। चलो एक और फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, ये मेरा xt है, मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब भैया देखो, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ध्यान से देखेंगे। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये इंटीग्रेबल नहीं है। e की पावर j ओमेगा t के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स है, इट इज नॉट इंटीग्रेबल। तो इंटीग्रेबल नहीं है मतलब मैं बेसिक फॉर्मूला नहीं लगा सकता, मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता। अगर आप इससे लगाना शुरू करोगे तो यू विल गेट अ रॉन्ग कंक्लूजन, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए या सीरीज, लाप्लास, सभी के लिए एक चीज जरूर ध्यान रखना कि इंटीग्रेबल है फंक्शन की नहीं, ये चेक कर लेना। तो मतलब मुझे अब फिर से कोई प्रॉपर्टी करनी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं। मान लेता हूं मैंने एक फंक्शन मान लिया। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि कैसे मान लिया? ऐसे मान लिया क्योंकि मुझे पता है कि इसका ट्रांसफॉर्म क्या आना है।
एक्स डैश ओमेगा मैंने एक फंक्शन मान लिया, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये ऐसे ही होगा ही। और इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका क्या होगा, एक्स डैश टी, ये कितना आएगा बच्चों, 1/2 पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज करेंगे कॉस ओमेगा नॉट टी और साइन ओमेगा नॉट टी के फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। एक्स डैश ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी टी। जरा एक्स डैश ओमेगा का वैल्यू पुट कर देता हूं, दिस इज 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एंड ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टी है बच्चों, डेल टी की प्रॉपर्टी है, तो डेल टी की प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी सीधे। ठीक है। अब उन लोगों को प्रॉब्लम होगी जिनको प्रॉपर्टीज नहीं याद है, तो अब मैं फिर से बोलूंगा, सिग्नल्स का बेसिक लेक्चर रिवाइज कर लीजिए। अब यहां से देखिए मैंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया, 1/2 पाई ई टू द पावर जेल ओमेगा। ठीक, तो अब डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, यही मेरा था एक्स डैश ओमेगा, है ना, यही मेरा एक्स डैश ओमेगा था। इससे मुझे क्या मिल रहा है, 1/2 पाई ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। तो इसको चेंज कर लेते हैं, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी से मुझे क्या मिलेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म में, 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ठीक है ना। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके मैं दो बेसिक फंक्शन के फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा। In all possibility, you might get this question in your semester exams. xt is cos omega naught t. देखिए आपको बेसिक इंट्रोडक्शन की ही बात करनी है इस सेमेस्टर में, या फॉर दैट मैटर साइन ओमेगा नॉट टी। इनमें से कुछ भी आ जाए तो कैसे करेंगे, तो मैं cos ओमेगा नॉट टी आपको करके बता देता हूं। cos ओमेगा नॉट टी को मैं कैसे लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ जे थीटा, इसको लिख सकता हूं 1/2 ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। आई होप आप सभी लोग समझते हैं कि ये मैंने कैसे लिखा है। ठीक है ना। ऐसे ही साइन ओमेगा नॉट टी लिखना होगा तो यहां 2j आ जाएगा, यहां पर ऑर्डर रिवर्स हो जाएंगे। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा नॉट टी कितना आएगा, 1/2। व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, यहां लिखा हुआ है 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस ये आएगा 2 पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है ना। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, पाई टाइम्स ऑफ डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। अब बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे चीजें रिलेट होंगी। अगर आप में से किसी ने अभी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो थर्ड ईयर में आते ही सबसे पहले आप बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ोगे। तो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन जब आप पढ़ोगे तो वहां पर यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कॉस ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो चाहे एनालॉग कम्युनिकेशन हो चाहे डिजिटल कम्युनिकेशन हो, हमें सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही एनालाइज करना है। और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम बेसिक सिग्नल क्या लेते हैं, xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, यही सिग्नल हमेशा लेते हुए आए हैं। अगर इस सिग्नल का हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या आएगा, a पाई और ये वाला टर्म। तो देख रहे हैं जो चीजें हमें आगे पढ़नी है उनका कॉन्सेप्ट हम यहीं पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको भी बेसिक सिग्नल एनालिसिस, बेसिक सिस्टम एनालिसिस और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़नी है। वहां पर ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में ये चीज इस्तेमाल होगी। अच्छा, ये सब इंटर रिलेटेड है। आप कॉस ओमेगा नॉट टी का लाप्लास तब तक, फोरियर तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको कॉम्प्लेक्स का नहीं समझ में आएगा। और कॉम्प्लेक्स का ऐसे ही क्यों निकालना है, ये तभी समझ में आएगा जब आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है ना। तो बच्चों इसको यहीं पर खत्म करते हैं फॉर नेटवर्क एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे आई वांटेड टू टेल यू द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर पल्स एज वेल, बट लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया है तो देयर इज नो पॉइंट। मैं गूगल मीट वाले क्लास पे आपको निकालना बता दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट सेमेस्टर में सिग्नल्स एंड सिस्टम में तो विल डिस्कस दिस इन अ स्ट्रेच, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई गेस दिस इज सफिशिएंट फॉर योर नेटवर्क सिलेबस।
As I always say, in case you have found the content of the lecture worthy enough, do like it, share it, subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. Stay healthy and most importantly, study well. Thank you.